जय हिंद दोस्तों। आज 13 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। आज का डिस्कशन थोड़ा डिले अपलोड होगा, लेकिन आज का न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक वर्तमान में चल रहा है वो एक टॉपिक है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का, एजीआर का। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे देश की जो दो टेलीकॉम कंपनी रही है, दो, वोडाफोन और आइडिया, ये दोनों मिलकर अब काम करती हैं। अब वोडाफोन आइडिया दोनों ने मिला करके सरकार को 35.8% की हिस्सेदारी बेच दिया। अब सरकार को इन्होंने हिस्सेदारी क्यों बेचा, 35.8% हिस्सेदारी क्यों बेचा है, उसका रीज़न है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। आज भी डिस्कस किया हुआ इस टॉपिक के बारे में और हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों वोडाफोन और आइडिया को अपनी हिस्सेदारी 35.8% हिस्सेदारी सरकार को देनी पड़ी है। डिटेल से एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ एक एडिटोरियल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, और वो एडिटोरियल है आईपीसी और सीआरपीसी को लेकर के। अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री ने सुझाव मांगा था। देश के जितने भी लॉयर हैं, बार एसोसिएशन हैं, जस्टिस हैं, वो सब सुझाव दे सकते हैं। और सुझाव क्या मांगा था कि आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन किया जाए। क्यों संशोधन आवश्यक है, आप सोच के देखिए। 1857 की क्रांति के जस्ट बाद आईपीसी सीआरपीसी और का प्रावधान हुआ। तो जो प्रावधान आज से 160 वर्ष पहले हुआ, क्या आज वो प्रासंगिक है? जो प्रावधान, जो आईपीसी और सीआरपीसी अंग्रेज ने हम पे राज करने के लिए बनाया है, क्या वो हमारे देश को वर्तमान में आगे बढ़ाने के लिए प्रासंगिक है? बिल्कुल नहीं है। तो इसी को लेकर के एक एडिटोरियल दिया हुआ है, डिटेल से वहाँ भी डिस्कस करेंगे। कुल मिला के आज का न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहां हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को बनाने में मेहनत जाती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे शेयर कर दिया करें। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सुरक्षा में चूक। अच्छा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन में देना भूल गया हूँ। सबसे पहले इसका जवाब आप लोग हमें दे दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, वीडियो को पॉज करके इसका जवाब हमें दे दीजिएगा और वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में सबसे अधिक भारांश निम्नलिखित में किस क्षेत्र का है? आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसको 8 क्षेत्र के आधार पर मेजर किया जाता है, और उस 8 क्षेत्र में रिफाइनरी प्रोडक्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इस्पात भी है, कोयला भी है। कई बार तो स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनमें कौन सा क्षेत्र आईआईपी के तहत नहीं आता है, इसलिए आईआईपी के 8 क्षेत्र का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे अधिक वेटेज किस क्षेत्र का है? रिफाइनरी उत्पाद, इलेक्ट्रिसिटी, इस्पात या कोयला? सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा, और इस पर बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था उस पर भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, अब लौटते हैं न्यूज़ पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पंजाब में सुरक्षा चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चूक को लेकर के 3 समिति बनी है। राज्य सरकार अलग समिति बनाई है, केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने अलग समिति बनाया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अलग समिति बनाया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो समिति बनाया गया है वो सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा समिति बनाया गया। ये है इंदु मल्होत्रा हैं, और यही बेसिकली जाँच करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनाया गया। 5 सदस्यीय समिति है जो बेसिकली जांच करेगी कि आखिर चूक कहाँ हुआ था, आखिर सुरक्षा में चूक कहाँ हुआ था। इस पेज पे एक न्यूज़ और है। बेसिकली कल भी हमने चर्चा किया था कि एक ऑडिटोरियम है मणि मंडपम ऑडिटोरियम। बेसिकली उसका उद्घाटन पुदुचेरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया। तो वन डे एग्जाम में बेसिकली पूछा जा सकता है। कल इसका एक पिक्चर था जो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अच्छा, जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे ना सिर्फ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का PDF आपको मिल जाएगा,
बल्कि अन्य कुछ कटिंग होता है या कुछ अन्य PDF हो गया, कुछ अन्य स्क्रीनशॉट हो गया, कुछ अन्य जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। जुलाई तक देश के 8,000 से ज़्यादा गांव कहलाएंगे आदर्श ग्राम। आदर्श ग्राम की अगर आप देखेंगे अवधारणा, बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। आदर्श ग्राम की शुरुआत हुई थी, गोल पोस्ट सरकार ने अब चेंज कर दिया। पहले इसका गोल ये था कि प्रत्येक PM अपना एक गांव चूज करेंगे और उसे आदर्श गांव में डेवलप करेंगे। अब सरकार ने क्या गोल पोस्ट चेंज किया है, वो ये कर दिया है कि 2025 तक जो SC के गांव हैं, जितने लगभग 27,000 देश में SC बाहुल गांव हैं, SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट, तो शेड्यूल्ड कास्ट बाहुल 27,000 गांव हैं देश में, वो 2025 तक आदर्श गांव के रूप में तब्दील होगा, वो बनेगा। और इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर को क्यों हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत क्यों हुआ था? क्योंकि 11 अक्टूबर को इसी दिन जो है हमारे देश के एक महान विभूति हैं जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस 11 अक्टूबर को है, इसलिए 11 अक्टूबर को ही इस योजना की शुरुआत किया था, जिसे कहा गया है आदर्श ग्राम योजना। बस ये याद रख लीजिएगा कि अब अपना गोल पोस्ट इन्होंने चेंज कर दिया है। अब ये क्या करेगी कि जो SC बाहुल गांव है 27,000 गांव, उस गांव को ये डेवलप करेगी, उस गांव को आदर्श बनाएगी 2025 तक। और SC बाहुल कितने गांव हैं? टोटल 27,000 गांव हमारे देश में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर से शुरू होगी न्यूज चैनल की TRP, केंद्र ने दिया आदेश। अब बेसिकली TRP कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक्चुअली 2020 के समय में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और ये चर्चा में क्यों आया था? ये बेसिकली चर्चा में ये आया था कि एक TV चैनल था, नाम भी मैं बोल देता हूँ, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में बेसिकली आरोप लगाया कि TRP को मैनेज करने का काम करता है। अब TRP को कैसे मैनेज होता है? अब देखिए, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बार किसको बोलते हैं, ने देश में 45,000 से अधिक घरों में बार-ओ-मीटर स्थापित किया। राइट, देश में 45,000 घर में बार-ओ-मीटर स्थापित किया है। किसने? बार्क ने। अब इस घर में जो है, जो न्यूज चैनल अधिक देखा जाएगा, जो सीरियल अधिक देखा जाएगा, जो TV अधिक देखा जाएगा, उसकी TRP अधिक होगी। और इसी 45,000 घरों में जो न्यूज चैनल अधिक देखा जाएगा, उसी के आधार पे न्यूज़ की TRP की गणना किया जाता है। अब मान लीजिए आपको ये पता चल गया कि ये 45,000 घर कौन कौन है। अब सभी घर वाले को बोलिए कि एक काम करते हैं कि हम आपको 1 लाख रुपये महीना देते हैं, या मान लेते हैं कि हम आपको बोलते हैं कि 10,000 रुपये महीना देते हैं और एक अलग से TV खरीद के देते हैं। उस TV पे आप एक काम कीजिए कि हमारा ही न्यूज़ चैनल लगा करके छोड़ दीजिए, साउंड कम कीजिए, दूसरे TV पे आपको जो देखना है वो देखिए। ऐसा तो हो सकता है, इस तरह से मैनिपुलेशन हो सकता है। और इसी तरह से कुछ मैनिपुलेशन कुछ न्यूज़ चैनल के द्वारा किया गया था, जिसका नाम मैंने कुछ देर पहले लिया है। ऐसे कंडीशन में उसकी TRP काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अब सोच कर देखिए, अगर TRP किसी की ज़्यादा हो गई तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट उसे ज़्यादा मिलेगा, करोड़ों रुपये का उसे एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। तो हज़ारों करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट वो गेन किया, इसके लिए महज उन्होंने कुछ करोड़ रुपए खर्च किया होगा। तो इसी को देखते हुए TRP को कुछ दिन के लिए बंद किया गया था और एक समिति बनाया गया था, शशि वेम्पति समिति। शशि, ये भी नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, शशि वेम्पति समिति। तो शशि वेम्पति समिति ने बेसिकली TRP को लेकर के देश भर में जो ये चर्चा चली थी कि TRP को कुछ कंपनी के द्वारा या कुछ न्यूज़ चैनल के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, इसी को लेकर के शशि वेम्पति समिति बनी थी और इसने केंद्र सरकार को जो अपना सुझाव देना था वो दिया। अब न्यूज़ ये है कि फिर से 2020 के बाद फिर से TRP शुरू हो रही है। इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। कोविड महामारी ने स्वास्थ्य को दिया महत्व। तमिलनाडु में 11 सरकारी मेडिकल कॉलेज का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उद्घाटन किया।
ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे भी हमने डिस्कस किया है, यहाँ भी थोड़ा सा इंदु मल्होत्रा के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि एक अधिवक्ता थी, एक वकील थी, और वकील से सीधे ये सर्वोच्च न्यायालय की जज बनने वाली इकलौती पहली महिला न्यायाधीश हैं, या इकलौती न्यायाधीश भी हैं, महिला न्यायाधीश हैं। तो इकलौती महिला न्यायाधीश है जो अधिवक्ता से, वकील से सीधे सर्वोच्च न्यायालय की जज बनी थी। 5.59% तक पहुंची खुदरा महंगाई। खुदरा महंगाई मतलब हो गया कस्टमर प्राइस इंडेक्स। कस्टमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या खुदरा महंगाई, बेसिकली 4 इसका पार्ट है। एक तो है औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, एक है कृषि मजदूर के लिए सीपीआई, एक है ग्रामीण मजदूर के लिए सीपीआई, और एक है सीपीआई संयुक्त। बेसिकली जो चर्चा हो रही है न्यूज में, ये सीपीआई संयुक्त है, राइट। इसको सीएसओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और इसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। 2011-12 इसका आधार वर्ष है, या डायरेक्टली सिर्फ 2012 रहे तो 2012 भी आप लोग टिक कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश के तत्कालिक गवर्नर, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक समिति बनाया था उर्जित पटेल की अध्यक्षता में। आई थिंक 2016 से पहले बनाया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2016 के अराउंड बनाया था। अब उर्जित पटेल समिति ने कहा कि सीपीआई कितना होना चाहिए? सीपीआई 2 से 6% के बीच में हो तो बहुत बढ़िया। अगर महंगाई 2 से 6% के बीच में हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर 2% से कम महंगाई तो भी खराब है, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। कई सारे कंपनी डूब जाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि महंगाई कम हो या महंगाई नेगेटिव में चली जाए तो कंपनी को लाभ नहीं होगा, और कंपनी को लाभ नहीं होगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद हो जाएगी तो वहाँ काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए महंगाई चाहिए, तो 2 से 6% के बीच में महंगाई होनी चाहिए। ये हो तो बहुत अच्छा है, 6% से ज़्यादा होगा तो भी अच्छा नहीं है, और 2% से कम महंगाई हो तो भी अच्छा नहीं है। तो वर्तमान में इस न्यूज़ में अब चर्चा यही है कि दिसंबर 2021 में सीपीआई जो है यानी महंगाई है वो 5.59% रहा है। इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि सीपीआई को मेजर करता है सीएसओ। विश्व बैंक ने कहा कि 8.3% रहेगी भारत की विकास दर। वन डे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक की प्रेडिक्शन क्या है भारत के विकास को लेकर के, तो वो है 8.3%। अच्छा, ये टॉपिक मुझे डिस्कस करना था। VI को नियंत्रित करने का इरादा नहीं है, अश्विनी वैष्णव। न्यूज़ पे बाद में मैं लौटूंगा, पहले रिटर्न होता हूँ मैं। जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को लेकर के डिस्कस करते हैं। बैकग्राउंड हमारा ये है कि टेलीकॉम को लेकर के कुछ दिन पहले एक राजीव गौबा समिति बनी थी, ये भी नाम आप लोग देख लीजिएगा। ये टेलीकॉम में किस तरह से संकटग्रस्त स्थिति थी उसको लेकर के 2020 में राजीव गौबा समिति बनी थी। इसका रिकमेंडेशन अभी तक शायद आया नहीं है। बैकग्राउंड हमारे लिए है AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। AGR बेसिकली की अवधारणा 1999 की नई दूर शिक्षा नीति के तहत हुआ है। 1999 में दूर शिक्षा नीति आया, दूर संचार नीति आया। अब दूर संचार नीति जो आया उसके बाद स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दिया जाने लगा। आप सभी को याद होगा कि 2G स्पेक्ट्रम का जो धांधली हुआ था वो भी कहीं के स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन था। और स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्पेक्ट्रम आपके पास होगा, आप कंपनी है, आपके पास स्पेक्ट्रम होगा, तभी जाकर के कहीं के आप सेवा दे पाइएगा। तो ऐसे में जो कंपनी है, कई सारी कंपनी, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट किया, और सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि एक काम कीजिए कि मेरे पास पूरी के पूरी पैसा नहीं है। मान लेते हैं कि स्पेक्ट्रम का कॉस्ट है, एक कंपनी को देना है 10,000 करोड़ रुपया। और बहुत साधारण तरीके से मैं कोशिश करता हूँ इसको बताने का, चूँकि ये आपको समझ में आएगा। सिंपल वे में इसको मैं आपके सामने में प्रस्तुत करता हूँ, जिस तरह से आम जिंदगी में कुछ चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है उसी तरह से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि स्पेक्ट्रम का कॉस्ट है 10,000 करोड़ रुपया। ऐसे में कंपनी ने कहा कि मेरे पास 10,000 करोड़ रुपये नहीं है। मान लेते हैं बोडा गया सरकार के पास और कहती है कि मेरे पास 10,000 करोड़ रुपये नहीं है। आप एक काम कीजिए कि मैं आपको 2,000 करोड़ रुपये दे देता हूँ अभी, और बाकी जो 8,000 करोड़ रुपये है वो मैं धीरे धीरे आपको दे दूंगा। जैसे ही मेरा कस्टमर बढ़ेगा, मेरा सर्विस बढ़ेगा, मेरा कस्टमर बढ़ेगा और मेरे पास पैसा आएगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको दे दूंगा।
अब बोडा ने तत्कालिक कुछ टोकन अमाउंट दे करके स्पेक्ट्रम परचेज कर लिया और उसके बाद जो उसके मेजर अमाउंट सरकार को देना था वो सरकार को दे नहीं पा रही थी। और इसके लिए वो क्या कर रही थी, इसके लिए उन्होंने कहा है सरकार को कि जो मुझे है टेलीकॉम में घाटा हो रहा, मुझे नुकसान हो रहा और मुझे नुकसान हो रहा, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फ़ायदा नहीं हो रहा तो मैं कैसे अभी आपको पे करूँगा, मुझे समय दीजिए, मैं बाद में पे कर दूँगा। तो इस तरह से लगातार वोडा आइडिया जैसी कंपनी लगातार सरकार को पे नहीं कर पा रही थी। अब सरकार ने सर्च किया कि अगर ये कंपनी को घाटा हो रहा है तो ये कंपनी चल कैसे रही है। अगर मान लेते हैं कंपनी को लगातार 5 साल से 6 साल से 7 साल से 8 साल से घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये कंपनी चल कैसे रही है, सर्वाइव कैसे कर रही है, जबकि कंपनी अच्छी सर्वाइव कर रही थी। तो सरकार ने पाया कि देखिए 2 तरह की चीज़ें होता है। टेलीकॉम कंपनी को अगर आप देखेंगे तो 2 तरह की सुविधाएं आपको मिलता है। एक तो टेलीकॉम सेवा मिलता है, टेलीकॉम सर्विस, एक नॉन टेलीकॉम सर्विस मिलता है, नॉन टेलीकॉम सर्विस मिलता है। टेलीकॉम सर्विस में क्या होता है कि जो आप फ़ोन पे बातचीत करते हैं, जो आप मैसेज वगैरह का यूज़ करते हैं, ये सब टेलीकॉम सर्विस हो गया। नॉन टेलीकॉम सर्विस में क्या हो गया कि आजकल आप देखते होंगे कई सारे जो कंपनी है इस तरह का, वोडा, आइडिया, एयरटेल, ये सब इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद बीमा वगैरह भी प्रोवाइड करना शुरू किया है, या कई अन्य तरह की फैसिलिटीज़ देती है बिसाइड्स कॉल और मैसेज, जितना भी फैसिलिटीज़ देती है वो नॉन टेलीकॉम सर्विस में आता है। तो सरकार ने देखा है कि भले ही टेलीकॉम सर्विस में इस कंपनी को नुकसान हो रहा है, लेकिन नॉन टेलीकॉम सर्विस में इस कंपनी को अच्छा फायदा हो रहा है, बावजूद इसके ये स्पेक्ट्रम के कॉस्ट का भुगतान नहीं कर पा रही है, ये बकाया भुगतान नहीं कर पा रही है। ऐसे कंडीशन में मैटर गया सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू देना पड़ेगा। देखिए, दूरसंचार कंपनियों को 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपको टोटल 1.60 लाख करोड़ रुपए का टोटल भुगतान करना और 90 दिन के अंदर ये भुगतान आपको करना पड़ेगा। ये 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन कंपनियों को आदेश दिया और कहा कि भले ही आपको नॉन टेलीकॉम सेक्टर से भले ही आपको नुकसान हो रहा है, टेलीकॉम में आपको नुकसान हो रहा है टेलीकॉम सर्विस में, लेकिन नॉन टेलीकॉम सर्विस में आपको अच्छा फायदा हो रहा है। तो टेलीकॉम सर्विस में आपको नुकसान हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, नॉन टेलीकॉम सेक्टर में आप काफ़ी पॉजिटिव जा रहे हैं, और दोनों को मिला दीजिए तो आपको लाभ हो रहा है, अच्छा खासा लाभ हो रहा है। तो ये तो बनता ही है कि आपको जो है जो भुगतान करना बकाया आपको भुगतान करना पड़ेगा और समय पे आपको भुगतान करना पड़ेगा। अब न्यूज़ पे लौटते हैं, ये तो बेसिक है। अब न्यूज़ पे लौटते हैं कि ये जो कंपनी है वोडाफोन और आइडिया, ये अपनी 16,000 करोड़ रुपए इन्हें सरकार को चुकाना था। 16,000 करोड़ रुपए एजीआर के तहत इन्हें सरकार को चुकाना था। अब ये सरकार को चुकाई नहीं, तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी 35.8% हिस्सेदारी सरकार को दे दी है, क्योंकि ये 16,000 करोड़ रुपए सरकार को नहीं चुका पाई जो इन्हें चुकाना था, जो इन्हें भुगतान करना था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और ये जो टॉपिक है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कल मैं फिर से इस पर डिस्कस कर दूंगा। अब इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, गति शक्ति के सहारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी लाभ। 100 लाख करोड़ की परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार लगातार काम कर रही है, और यही कारण था कि यूपीएससी जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हम भारत को डेवलप नहीं कर सकते, इसलिए गति शक्ति योजना लाया है, और यूपीएससी ने भी मेंस में क्वेश्चन पूछा। देखिए, ये मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, मैं समय देख लूँ पहले। ओके, अभी समय है मेरे पास। मुफ्तखोरी को लेकर के एक आर्टिकल दिया हुआ, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ 2 पॉइंट पे। एक तो पॉइंट हमारा ये है कि देश में जो विकास की मॉडल की चर्चा होती है, तो 2 मॉडल का चर्चा होता है, यूपीएससी भी इस पर क्वेश्चन पूछा। एक मॉडल का चर्चा होता है जिसको बोलते हैं जगदीश भगवती मॉडल। जगदीश भगवती मॉडल, जगदीश भगवती मॉडल का क्या कहना है? इसका कहना है कि सरकार का केवल काम ये है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे। सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, मान लेते हैं कि सरकार इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दी, रोड अच्छा बना दिया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा कर लिया, एयरपोर्ट बना दिया, उसके बाद
वाटरवेज बना दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सरकार यहाँ पे अच्छा काम कर देगी तो ऐसे कंडीशन में वहाँ के लोग अपने आप को खुद ब खुद डेवलप कर लेंगे, राइट। और इसी मॉडल पे आधारित है गुजरात मॉडल। जो हमारा गुजरात मॉडल है वो इसी पे आधारित है, प्रोफेसर जगदीश भगवती मॉडल पे आधारित जो है वो गुजरात मॉडल है। गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम की और गुजरात कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप की। दूसरा मॉडल है, और वो दूसरा मॉडल है हमारे देश में, वो है अमर्त्य सेन मॉडल। अमर्त्य सेन मॉडल। अमर्त्य सेन मॉडल क्या है कि किसी भी जगह सरकार का काम बेसिकली ये है कि सरकार जो है बेसिक नेसेसिटी लोगों को दे। सरकार HDI इंडेक्स में जो पार्ट है बेसिकली, शिक्षा सरकार अच्छा दे दे और स्वास्थ्य सरकार अच्छा दे दे। तो सरकार का बेसिक काम यह है कि सरकार अच्छा एजुकेशन दे दे और अच्छा हेल्थ दे दे, अच्छी हेल्थ सुविधा दे दे, बाकी लोग अपने आप को डेवलप कर लेंगे। और इस मॉडल पर आधारित है केरला मॉडल। केरला मॉडल इसलिए आप केरला में देखते होंगे कि वहाँ एजुकेशन भी अच्छा है और वहाँ का हेल्थ सिस्टम भी अच्छा है। तो केरला मॉडल बेसिकली यही है, अमर्त्य सेन का मॉडल है बेसिकली यही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जो है हेल्थ अच्छा दे दीजिए, आप स्कूलिंग अच्छा दे दीजिए, आप शिक्षा अच्छा दे दीजिए, लोग अपने आप को डेवलप करेंगे, लोग शिक्षित होंगे तो अपने आप को डेवलप कर लेंगे। मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किस मॉडल को प्रीफर करेंगे, कि आपको क्या लगता है कि अमर्त्य सेन का मॉडल अच्छा है या प्रोफेसर जगदीश भगवती का मॉडल अच्छा है। अब यहाँ पे न्यूज़ जो है बेसिकली दिल्ली को लेकर के क्रिटिसाइज किया है कि किस तरह से मुफ्तखोर की राजनीति कर रहे हैं। पॉलिटिकल न्यूज़ होता है, नॉर्मली पॉलिटिकल न्यूज़ को मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली इसलिए डिस्कस यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि मैंने देखा है दिल्ली का स्कूल, मैंने गया हूँ और कई सारे दिल्ली का स्कूल मैंने विजिट किया। मुझे लगता है कि दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है वैसा बिहार का कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार का प्राइमरी काम यही है कि एजुकेशन देना चाहिए, अच्छा से अच्छा एजुकेशन दीजिए भाई, एजुकेशन दीजिए, लोग अपने आप को डेवलप कर लेंगे। तो मैं बेसिकली अमर्त्य सेन के मॉडल का समर्थन करता हूं, लेकिन आप किस मॉडल का समर्थन करते हैं निश्चित तौर पे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप प्रयास कीजिए कि दोनों में समन्वय स्थापित करने का, एक तरफा झुकाव आपको नहीं होना चाहिए, दोनों में मेंस में समन्वय स्थापित करने का प्रयास कीजिए। और यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है इस टॉपिक पे। चलिए अब न्यूज़ पे आते हैं। बेसिक ये जो आर्टिकल है ये मुझे डिस्कस करना है आपके साथ। आईपीसी और सीआरपीसी, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है न्यूज़, ये आर्टिकल में क्या पॉइंट है। पॉइंट ये है कि वर्ष 2020 में गृह मंत्रालय ने एक समिति बनाया था। इस समिति का नाम था डॉक्टर रणवीर सिंह समिति। डॉक्टर रणवीर सिंह समिति क्यों बनाया था गृह मंत्रालय, क्योंकि आपको याद होगा कि उस समय में भीड़ के द्वारा हत्या करने का भी कुछ मामला प्रकाश में आया था, मॉब लिंचिंग जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद वैवाहिक हिंसा, इच्छा मृत्यु, यौन अपराध, राजद्रोह जैसे 49 मामलों के पुनर्विचार के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा ये समिति बनाया गया था कि इस मामलों का आप पुनर्विचार कीजिए। यानी इसके लिए जो हमारे पास कानून है उस कानून को आप देखिए, जांच कीजिए क्या इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। तो इसके लिए बनाया गया था डॉक्टर रणवीर सिंह समिति। इसी मुद्दे पर वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री ने, आज से 3 दिन पहले का न्यूज़ है कि गृह मंत्री ने हमारे देश के जितने भी लॉ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो लॉयर हैं, चाहे वो बार एसोसिएशन के से संबंधित हैं, चाहे वो न्यायाधीश हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, उनसे एक सुझाव मांगा है कि ये जो 49 ऐसे क्षेत्र हैं, 49 ऐसे मामले हैं, 49 ऐसे स्थिति है, जैसे वैवाहिक हिंसा हो गया, भीड़ के द्वारा हत्या हो गया, इच्छा मृत्यु हो गया, यौन अपराध हो गया, इन पे आप हमें सुझाव दीजिए। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर सुधार की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य कानून, पुलिस एक्ट 1861 में बना था। ये सब कानून जो है अंग्रेज ने हम पे राज करने के लिए बनाया था। अंग्रेज का कहीं भी ये उद्देश्य नहीं था कि भारत का डेवलप करना, भारत का विकास करना। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि भारत को विकास करने के लिए इस कानून को आज तक हम क्यों ढो रहे हैं। जब अंग्रेज ने ये कानून हम पे राज करने के लिए बनाया था, भारत के विकास के लिए नहीं बनाया था, सिर्फ हम पे राज करने के लिए बनाया था, तो आज 21वीं शताब्दी में भारत के विकास के लिए हम इस कानून को क्यों ढो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को देखते हुए इस समिति को बनाया गया। दूसरा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार देश में 60% गिरफ्तारी गैर जरूरी है।
देश में 60% गिरफ्तारी जो है वो गैर जरूरी है, आवश्यक नहीं है, बावजूद इसके आप इसको गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कानून है। तो इसलिए इसमें सुधार करने की जरूरत है। अब सोच के देखिए कि आप 60% गिरफ्तारी जो गैर जरूरी गिरफ्तारी है उसको आप करते हैं, जिसमें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास पुलिस फोर्स जब यहाँ पे लगा रहेगा तो ऐसे कंडीशन में दुष्कर्म के मामले को कैसे आप सॉल्व कर पाइएगा? सिर्फ 25% दुष्कर्म के मामले में लोगों को सजा मिलती है। अच्छा, इसी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आज से कुछ दिन पहले, आज से 2-3 दिन पहले इनफैक्ट, बिहार का एक मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया। और बिहार का मैटर क्या था? बिहार का एक नहीं, टोटल 40 मैटर था, जिसमें पटना हाई कोर्ट के द्वारा शराब कानून को लेकर के या शराब कानून के उल्लंघन को लेकर के जमानत दे दिया गया था। अभियुक्त को जमानत दिया गया था शराब कानून को लेकर के। और इसके खिलाफ में ये जो 40 इस तरह के केस थे, जिसमें 40 इस तरह का केस था जिसमें पटना उच्च न्यायालय के द्वारा शराब कानून के उल्लंघन पे जमानत दिया गया था। अब इस कानून, इसके जस्ट अगेंस्ट में कि पटना हाई कोर्ट ने क्यों इन्हें जमानत दिया, बिहार सरकार पहुंच गई सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को फटकार लगाया। क्यों फटकार लगाया? उसका 2-3 रीज़न था। एक रीज़न था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब मृत्युदंड की सज़ा होती है तब भी जमानत मिलता है, जब बड़ा से बड़ा हीनियस क्राइम होता है तब भी जमानत मिलता है। सिर्फ आप शराबबंदी पे कानून ला दिए और आप ये चाहते हैं कि कोर्ट ये फॉलो करे आपकी बात कि जमानत देना बंद कर दे। एक तो ये है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का ये पर्सपेक्टिव था, और जो मुझे भी लगता है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर शायद बोला है कि नहीं बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम जो पुलिसकर्मी हैं, एक तो बिहार में पुलिसकर्मी की संख्या कम है, अदर स्टेट के कंपेयर काफ़ी कम है, बावजूद इसके मैक्सिमम पुलिसकर्मियों को आप शराब के केस में लगा चुके हैं, जबकि आप हत्या जैसे केस में, बलात्कार जैसे केस में, अन्य केस में जो इम्पोर्टेंट केस है उसमें पुलिसकर्मी की कमी जूझ रही है। तो एक तो बिहार में पुलिसकर्मी कम है, और जितना पुलिसकर्मी है मैक्सिमम को आप शराबबंदी पर लगा चुके हैं। तो अन्य अपराध जो हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हिंसा हो रहा है, उसको रोकने के लिए पुलिसकर्मी कहाँ से आएंगे? दूसरा पर्सपेक्टिव। तीसरा पर्सपेक्टिव यह है कि बिहार सरकार ने भले ही शराबबंदी पे कानून बनाया, तो अब शराबबंदी में जब आप कानून बना रहे थे तो आपने इस बात को क्यों नहीं देखा कि आप शराबबंदी पे कानून बना रहे हैं? ऐसे कंडीशन में अधिक से अधिक लोग गिरफ्तार होंगे। जब अधिक से अधिक लोग गिरफ्तार होंगे तो वैसे कंडीशन में उसे रोकने के लिए आपको स्पेशल कोर्ट बनाना चाहिए था। अब अधिक से अधिक लोग गिरफ्तार होंगे तो उसे रखने के लिए आपको स्पेशल जेल बनाना चाहिए था, क्योंकि वर्तमान में जो जेल है ऑलरेडी ओवरलोडेड है, ज़रूरत से ज़्यादा कैदी हैं, चाहे वो पटना की जेल हो, चाहे बेगूसराय का हो, या किसी अन्य जगह का हो। तो ये सारा का सारा पॉइंट है, और ये बेसिकली मैंने अभी डिस्कस कर दिया बिहार से रिलेटेड। लेकिन इसको आप यहाँ देखिए कि 60% अगर गैर जरूरी केस में गिरफ्तार लोगों को किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में पुलिस यहाँ एंगेज हो गई। तो पुलिस जो है दुष्कर्म के मामले जो 25% लोगों को सज़ा मिल पाता है, यहाँ पे नहीं एंगेज हुई। इसका रीज़न भी तो ये है ना, पुलिस को कहीं आपने और एंगेज कर दिया। जहाँ पे पुलिस को एंगेज होना चाहिए था वहाँ पुलिस एंगेज हो नहीं पाई। इसी तरह से आप देखेंगे जरूरी क्यों है आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन, क्योंकि जो धारा 370 है जो समलैंगिकता से संबंधित है, उसको 150 वर्ष के बाद न्याय मिला। अच्छा, इस पॉइंट पे यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी आप इस पॉइंट में देख सकते हैं। क्या समलैंगिक इंसान नहीं होते हैं? समलैंगिक बिल्कुल इंसान है। समलैंगिक को भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो आपको है और मुझे है। तो ऐसे कंडीशन में उसको 150 वर्ष के बाद न्याय क्यों मिला? तो इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से आप जोड़ सकते थे। राजद्रोह का मैटर लगातार चर्चा में है। राजद्रोह का मैटर 1870 में आया था, और राजद्रोह भी जो है बेसिकली धारा 124A के तहत आता है, आईपीसी की धारा 124A के तहत आता है, और ये भी बेसिकली जुड़ा हुआ है अंग्रेजों का भारत के लोगों का दमन करने के लिए आया था बेसिकली। इसके बाद एक समिति बनी थी, मलिमत समिति, आपराधिक न्याय प्रणाली को कंट्रोल करने के लिए मलिमत समिति बनी थी 2003 में। और इस समिति ने अपने रिकमेंडेशन में कहा था कि भारत की न्याय प्रणाली जो है वो अभियुक्त के पक्ष में अधिक झुकी हुई है।
और इसी तरह से एक समिति बनी थी, माधव मेनन समिति 2007 में बनी थी। इसने भी पीड़िता के अधिकार देने के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे। तो बेसिकली इतना समिति जो चर्चा किया गया इस न्यूज़ में वो इतना पॉइंट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पे जो मैंने काफ़ी टॉपिक डिस्कस किया है यहाँ पे, उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। मसलन जैसे राजद्रोह का मैटर पे अलग से डिस्कशन हो सकता है, और एडिटोरियल पहले आया था, पहले मैंने डिस्कस किया था। धारा 377 पे भी अलग से डिस्कस हो सकता है, अन्य टॉपिक पे अलग से डिस्कस हो सकता है, लेकिन जो ये बेसिक एडिटोरियल में डिस्कशन है उतना मैंने आपके साथ बेसिकली यहाँ पे चर्चा कर दिया है। और ये एडिटोरियल कैसा आपको लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ मैं पक्का डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। पाकिस्तान को लेकर के वैसे भी मैं एक मेरी नज़र रहती है पाकिस्तान पे, और अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक पॉइंट कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में कि आपको दोस्त से अधिक दुश्मन पे नज़र रखनी चाहिए। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में कहा जाता है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान ने एक पॉलिसी शिफ्ट दिखा है, एक नीति लाई है पाकिस्तान, और ये नीति बेसिकली 2022 से लेकर के 2026 तक ये नीति लाई गई है। इस नीति में पहली बार इस तरह का चीज़ें रखा गया है सामने कि हम कश्मीर मुद्दे के समाधान के बगैर भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता और व्यापार पे बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की एक पॉलिसी रही है, पहले कश्मीर मुद्दा को सॉल्व कीजिए, उसके बाद अन्य मुद्दा पे हम डिस्कस करते हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिसी रही है हमेशा से। भारत की पॉलिसी क्या रही है कि भारत की पॉलिसी रही है कि आप बातचीत कीजिए, हम लोग बातचीत करते हैं, मिलकर बातचीत करते हैं, बस आप आतंकवाद को रोक दीजिए, हम लोग मिलकर बातचीत करते हैं, और उसके बाद जो है कश्मीर मुद्दा को भी सॉल्व करेंगे। तो भारत के लिए भी कश्मीर मुद्दा है, हम भी कश्मीर मुद्दा को सॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान भी सॉल्व करना चाहता है। हमारा कश्मीर को लेकर के अपना पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान का अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन पाकिस्तान चूँकि ये मांग रख देता है कि पहले कश्मीर मुद्दा सॉल्व कीजिए, तब अन्य मुद्दा पर बात करेंगे। अगर आप शिमला समझौता को देखेंगे, लाहौर समझौता को देखेंगे, दोनों समझौता में लगभग 7 या 8 मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में जिसको बातचीत किया जा सकता है, जिसमें एक मुद्दा कश्मीर मुद्दा, सर्किट का मुद्दा भी है, अन्य मुद्दा भी है। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की पॉलिसी आई है कि पाकिस्तान सरकार अब ये सोचने के लिए मजबूर हो गई है, या ये डिसाइड किया है कि कहीं ना कहीं हम कश्मीर मुद्दा को साइड में रखते हैं और पहले हम अन्य मुद्दा पे बातचीत करते हैं, व्यापार पे बातचीत करते हैं, और धीरे धीरे कश्मीर मुद्दा पे भी बातचीत करेंगे। और यही तरीका होना चाहिए, क्योंकि आप जो नेगोशिएट करते हैं नॉर्मली, आप किसी दोस्त के साथ अच्छा नेगोशिएट कर लीजिएगा, दुश्मन के साथ नेगोशिएट नहीं कर पाइएगा। तो पहले दोस्ती ज़रूरी है, उसके बाद नेगोशिएशन आता है। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम पाकिस्तान ने उठाया है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि मैं कहीं देख नहीं रहा हूँ इस पर डिस्कशन, इस टॉपिक पे मैं किसी न्यूज़ चैनल पे मैंने नहीं देखा कि कोई डिस्कस करते हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर डिस्कस करना चाहिए। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आतंकवाद को लेकर के जो एक समिति है उसकी अध्यक्षता भारत अभी कर रहा है, और उसी को लेकर के चर्चा भी किया हुआ। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी आपको दिखेगा किस तरह से दो भाई गला मिल रहे हैं, 74 वर्ष के बाद ये गला मिल रहे हैं। तो विभाजन सोचिए किस तरह से हुआ था, कि विभाजन में आज भी लोग जो विभाजन के आग में झुलस रहे हैं 74 वर्ष के बाद भी। भारत और पाकिस्तान के, एक भाई भारत में रह गया और एक पाकिस्तान चला गया था। चलिए इतना ही न्यूज़ था, चलते हैं क्वेश्चन पे। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, सबसे पहले जितना भी प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ, जितना भी प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन का वेटेज जो है बेसिकली ये 40.27% इसका टोटल वेटेज। और इसी को लेकर के बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में। अब आईआईपी बेसिकली 8 क्षेत्र के आधार पर मेजर किया जाता है, और उसमें सबसे अधिक भारण जो होता है वो होता है रिफाइनरी प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन ए का। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे अधिक वेटेज होता है आईआईपी में। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।